कभी एक नाम था जो भरोसे की पहचान बन गया था। एक ऐसा साम्राज्य जो आम लोगों के पैसों पर खड़ा था और आसमान छू रहा था। लेकिन कहते हैं जिस ऊंचाई पर चढ़ाई तेज होती है वहीं गिरावट सबसे ज्यादा दर्द देती है। यह कहानी उस आदमी की है जिसने जमीन से शुरुआत की थी और देश के सबसे बड़े वीआईपी लोगों की कतार में जा खड़ा हुआ। पर वक्त ने करवट ली और वही नाम बन गया विवाद, गिरफ्तारी और सवालों का प्रतीक। यह है कहानी सहारा, एक साम्राज्य की उड़ान और पतन की। उस आदमी की जिसका नाम सुब्रत रॉय सहारा है। सन 1948 बिहार के अरेरी जिले में जन्म हुआ एक ऐसे इंसान का जिसने बचपन में कभी सोचा भी नहीं होगा कि आगे चलकर वो देश के सबसे चर्चित और विवादित कारोबारी बनेंगे। नाम था सुब्रत रॉय सहारा। 1970 के दशक में वे छोटे छोटे धंधे किया करते थे। वे गांव गांव जाकर नमकीन और बिस्कुट बेचा करते थे। लेकिन सन 1978 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उन्होंने एक ऐसी कंपनी शुरू की जिसने करोड़ों भारतीयों की जिंदगी से सीधा नाता जोड़ लिया। कंपनी का नाम था सहारा फाइनेंस। यह कंपनी गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की बचत को जमा करती थी और उन्हें 8 से 12% ब्याज देने का वादा करती थी। लोगों को लगा कि बैंक से ज्यादा आसान और फायदा देने वाली यह स्कीम सही है। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और हर नया निवेशक खुद एजेंट बनता गया। सहारा का मॉडल अनोखा था। वह अपने एजेंटों को सैलरी नहीं देता था। जो एजेंट निवेशकों से पैसा उगाकर लाते थे उनको 3 से 5% हिस्सा मिलता। इस चेन सिस्टम ने सहारा को तेजी से फैलाया। वह जल्द से जल्द गांव गांव और शहर तक फैल गया। 2010 तक सहारा का नेटवर्क चौंकाने वाला था। उसके 12 करोड़ से ज्यादा निवेशक थे और 10 लाख से ज्यादा उसके वर्कर प्लस एजेंट थे और 10,000 से ज्यादा पूरे भारत में दफ्तर थे। अब सहारा सिर्फ एक फाइनेंस कंपनी नहीं, खुद का एक साम्राज्य बना चुका। सुब्रत रॉय ने सिर्फ अपने आप को फाइनेंस तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने मीडिया, फिल्म, खेलों में भी अपनी पहचान बनाई और लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर सहारा लिखा रहा। और इतना ही नहीं, आईपीएल में उनकी एक अपनी टीम भी थी, सहारा पुणे वॉरियर नाम। यह सब देखकर आम जनता का भरोसा सहारा के प्रति और बढ़ गया कि सहारा वाकई दमदार और भरोसेमंद कंपनी है। अगर सहारा के कारोबार के बारे में जाने तो 4 मुख्य स्तंभ थे। नंबर 1, सहारा क्रिकेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इससे इन्होंने 47,254 करोड़ रुपए जुटाए। नंबर 2, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी। इससे इन्होंने 18,000 करोड़ रुपए कमाए। नंबर 3, हमारा भारत। इससे इन्होंने 12,958 करोड़ रुपए जुटाए। नंबर 4, स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी। इससे इन्होंने 470 करोड़ रुपए कमाए। इन चारों से कुल मिलाकर लगभग 86,673 करोड़ रुपए जुटाई। इतने बड़े पैसों से सुब्रत रॉय सहारा ने अपना सपना प्रोजेक्ट शुरू किया, एमबी सिटी, जो एक लग्जरी टाउनशिप था। इसमें इन्होंने 20,000 करोड़ रुपए लगाए। लेकिन मुश्किलें यहीं से शुरू होती हैं। सहारा पर सेबी की नजर पड़ गई। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी को पता चला कि सहारा ने अपने निवेशकों से ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के जरिए पैसे जुटाए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका यह मतलब होता है कि वह पैसा जो कंपनी निवेशकों से लेती है उसको इसके बदले पैसा भी दे सकती है और अपनी कंपनी का शेयर भी दे सकती है। सेबी ने सहारा को कहा कि अपने निवेशकों का पैसा वापस करो जो तुमने गलत तरीके से लिया है। फिर यह मामला कोर्ट में गया। सन 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को आदेश दिया कि सेबी के पास अपने पैसे जमा करो, 25,000 करोड़ रुपए, जो हम निवेशकों को लौटाएंगे। लेकिन असली समस्या यही शुरू होती है। करोड़ों लोगों ने सहारा में पैसा लगाया, लेकिन सही फॉर्म भरने वालों की संख्या बहुत कम थी। सही फॉर्म भरने वालों की संख्या 7,526 थी।
उनको महज 138 करोड़ रुपए लौटाए गए। बाकी का पैसा अभी भी सेबी के पास जमा है। 2014 में सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी हुई, लेकिन वे जमानत पर वापस बाहर आ गए। लेकिन सहारा परिवार धीरे धीरे वहीं से बिखरता चला गया। उनकी पहचान कभी भारत के सबसे ताकतवर और प्रभावशाली बिजनेसमैन के रूप में हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे सुब्रत रॉय सहारा का नाम विवादों और घोटालों का प्रतीक बन गया। जांच जैसे जैसे गहराई में पहुंची, वैसे वैसे सहारा के दफ्तरों से नए दस्तावेज बरामद हुए। इसमें से एक थी सहारा डायरी। कुछ ऐसी एंट्रीज दर्ज थी जिनमें तारीखें और रकम और कुछ बड़ी राजनीतिक नाम दर्ज थे, जैसे सीएम गुजरात 25 करोड़ रुपए, जैसे सीएम दिल्ली 1 करोड़ रुपए, जैसे एमपी सीएम 5 करोड़ रुपए। इन एंट्रीज के सामने आने के बाद देश में हलचल मच गई, क्योंकि उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जो भाजपा पार्टी से थे, और दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, जो कांग्रेस पार्टी से थी, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, जो भाजपा पार्टी से थे। मीडिया रिपोर्ट्स ने इन एंट्रीज को लेकर बड़े बड़े सवाल उठाए। क्या ये किसी राजनीतिक चंदे की एंट्री थी या कुछ और? क्या सहारा के पैसे सत्ता के गलियारों तक पहुंचे कि नेताओं ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया? लेकिन बहस थमी नहीं। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस डायरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की। मांग की गई कि सहारा डायरी की जांच सीबीआई या एसआईटी से कराई जाए। मामला कोर्ट तक पहुंचा, फिर अदालत ने साफ कहा कि केवल कागज में दर्ज एंट्रीज को किसी के लिए सबूत नहीं माना जा सकता जब तक कि कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। इन दस्तावेजों पर कार्रवाई संभव नहीं। इसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और सहारा डायरी की कहानी वहीं ढह गई। आखिरकार 12 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को आदेश दिया कि जो सहारा की संपत्ति अभी आपके पास जमा है, उसमें से 5,000 करोड़ रुपए और निवेशकों को दिए जाएं। इसलिए आप भी कभी सहारा के निवेशक थे या आपके कोई रिलेटिव सहारा के निवेशक थे, तो मेरी वेबसाइट में एक लिंक है, उसमें फॉर्म फिलअप करें और सही से फॉर्म फिलअप करना, ताकि आपके पैसे आपको मिल सके। धन्यवाद।